सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान में अध्याय 1 जो पहला चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो इसके जो है जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं बताऊंगा। महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो भी तिथियां हैं उन सभी को बताने वाला हूं। आप सभी अपने दोस्तों को वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दें। जो भी आपके सहपाठी हैं, कक्षा 10 में जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, सभी को वीडियो शेयर अवश्य कर दें। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं महत्वपूर्ण घटनाक्रम में। हाँ, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो क्रम है 1688 घटनाक्रम देखिए। इंग्लैंड की संसद ने राजतंत्र की शक्ति को छीन लिया और एक राष्ट्र का राज्य का निर्माण कर गया। इंग्लैंड में क्रांति हुई थी, इसको गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है, रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1707 इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य एक्ट ऑफ यूनियन द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया था। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का जो गठन किया गया तो 1707 में किया गया। सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति जो हुई थी वो 1763 में हुई। 1763 ईस्वी में सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई। 1769 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ? तो 1769 ईस्वी में। जैकब ग्रिम का जन्म तो 1785 ईस्वी में हुआ। और 1789 में क्या होता है? तो ये फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। लुई 16वें के शासन का अंत, यानी कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हो जाती है, तो उसके बाद लुई 16वें का जो है अंत हो जाता है शासन का। लुई 16वां गद्दी पर कब बैठा? तो बता दें 1774 ईस्वी में लुई 16वां गद्दी पर बैठा था। फ्रांस में क्रांति कब हुई थी? तो पूरी डेट याद रखेंगे आप, 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई जो है वो भी आप लोगों को याद रखना है। 1792 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस के तानाशाही शासक पर हमला हुआ। 1797 ईस्वी नेपोलियन का इटली पर आक्रमण, नेपोलियन युद्धों की शुरुआत। 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया। 1804 नेपोलियन द्वारा नागरिक संहिता बनाई गई। 1807 जूसेपे मेत्सनी का जन्म होता है 1807 ईस्वी में। और 1814 से 15 इसमें वियना संधि होती है, नेपोलियन का पतन होता है। और 1815 ईस्वी में ही वाटरलू का युद्ध होता है, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया जाता है। फिर नेपोलियन बोनापार्ट को हराने के बाद इसको एक सेंट हेलेना द्वीप टापू पे भेज दिया जाता है, वहां पे इसकी मृत्यु हो जाती है 1821 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1815 में क्या हुआ? तो अभी हमने बताया नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हो जाती है। कहाँ? वाटरलू के युद्ध में। 1821 में फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट का गठन होता है। 1831 में मेत्सनी ने यंग इटली नामक एक संगठन का जो है स्थापना करता है। 1848 ईस्वी फ्रांस की क्रांति आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों की बगावत, मध्य वर्ग द्वारा संविधान व प्रतिनिधित्वक सरकार के गठन की मांग, इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि की राष्ट्र राज्यों की मांग हुई इसमें। 1852 काबूर सार्डिनिया पीडमेंट था सेओटा के राज्य का प्रधानमंत्री बना। कौन? काबूर। 54 से 56 तो इसमें क्रीमिया का युद्ध होता है, 1854 से 1856 तक चलता है। 1861 में क्या होता है? तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय एकीकृत इटली का शासक बन जाता है। 1866 ईस्वी ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य युद्ध होता है। 1859 से 1870 ईस्वी तक इटली के एकीकरण के प्रयास किए गए। 1866 से 1871 ईस्वी जर्मनी के एकीकरण के प्रयास किए गए। 1905 तो हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद का मजबूत होना। 1914 में क्या होता है? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और विश्व युद्ध समाप्त कब होता है? तो 1918 यानी कि 1918 में समाप्त होता है। प्रारंभ कब होता है? तो 1914 में प्रारंभ होता है। और समाप्त कब होता है? समाप्त होता है 1918 में। तो ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखेंगे आप लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बाद जो शब्दावली है
महत्वपूर्ण उसको देखेंगे। हाँ, तो सबसे पहले देख लेंगे, लिखा है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता के बारे में पहले समझेंगे है क्या। एक विशेष अधिकार या पहुंच का अधिकार जिसमें एक सार्वजनिक व्यक्ति को सम्मानित रूप से जीने के सभी अधिकार तथा पूर्ण नागरिकता प्राप्त हो, उसे ही स्वतंत्रता कहते हैं। फ्रीडम, आजादी। निरंकुशवाद, एक ऐसी सरकार का या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, उसे निरंकुशवाद कहेंगे। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता था, जो अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य पर बल आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। यूटोपिया क्या है? कल्पना दर्श, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि इसका साकार होना लगभग असंभव हो। राष्ट्रवाद, एक नंबर में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, कक्षा 10 वाले विद्यार्थी ध्यान दें। वह भावना अथवा विचारधारा जिसके माध्यम से जनता में राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक एकीकरण संभव हुआ। राष्ट्र लोगों का ऐसा समूह होता है जो किसी निश्चित प्रदेश में निवास करते हैं तथा उनमें अपने प्रदेश या भूमि से प्रेम होता है। राष्ट्र राज्य, एक ऐसा आधुनिक राज्य जिसमें उसके अधिकांश नागरिकों तथा शासकों में सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न होती है, उसे राष्ट्र राज्य कहते हैं। मताधिकार क्या है? वोट डालने का अधिकार, मत डालने का अधिकार। वर्तमान में 18 से ऊपर वर्ष वाले जो भी वयस्क होते हैं, जो भी नागरिक होते हैं, उनको वोट डालने का अधिकार है। 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से, पहले देखिए वोट डालने का अधिकार 21 वर्ष था, लेकिन 18 वर्ष कब किया गया? तो 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से 18 वर्ष से ऊपर लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। विचारधारा, एक विशेष प्रकार के सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को दर्शाने वाले विचारों का एक समूह है। नारीवाद क्या होता है? तो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध क्या कहलाता है? नारीवाद कहलाता है। अब बात कर लेते हैं ज्ञानोदय की। ज्ञानोदय क्या है? नवीन प्रकार के ज्ञान का उदय जो प्रचलित मान्यताओं और परंपराओं से हटकर हो, उसे कहेंगे ज्ञानोदय। नृजातीय, यह एक साझा नस्लीय, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि है जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। गणराज्य, नागरिकों को अपनी सरकार चुनने की शक्ति देने वाली राज्य व्यवस्था जो होती है वो गणराज्य होती है। भारत कैसा है? एक गणराज्य है, रिपब्लिकन कंट्री है। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स मिलकर के यूनाइटेड किंगडम का निर्माण करते हैं। ठीक है। अमूर्त विचार क्या होता है? वह विचार जो कला से संबंधित होता है तथा यह आकार रहित होता है, जैसे स्वतंत्रता, प्रेम, मुक्ति, ईर्ष्या, ये सब अमूर्त विचारधाराएं हैं। इनका कोई आकार नहीं है, आकार रहित होते हैं। ऐले, सन 1833 ईस्वी में जर्मनी में कपड़ा नापने की एक इकाई थी, उसे ऐले बोला जाता था। स्लाव क्या है? बाल्कन क्षेत्रों के निवासियों की भाषा है। रूपक, जब किसी अमूर्त विचार को किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के माध्यम से दर्शाया जाता है। एक रूपात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और दूसरा प्रतीकात्मक। नेक्स्ट पॉइंट है रूढ़िवाद। ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, उसे रूढ़िवाद कहते हैं। जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या है? देखो, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, उसे जनमत संग्रह कहते हैं। अब हम महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बाद जो है चलते हैं अभ्यास प्रश्न बहुविकल्पी पे। ठीक है, बहुविकल्पी जो है अभ्यास प्रश्न जो है कराएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेडरिक सारियू कौन था? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जर्मन दार्शनिक था, पुर्तगाली अर्थशास्त्री था, फ्रांसीसी चित्रकार था। तो फ्रेडरिक सारियू कौन था? तो फ्रेडरिक सारियू जो था वो फ्रांसीसी चित्रकार था। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी?
तो अभी हमने बताया था इंपॉर्टेंट घटनाओं में फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। 14 जुलाई भी आप लोग याद रखेंगे, 14 जुलाई 1789। यदि आप लोग 14 जुलाई नहीं याद रखेंगे तो परीक्षा में आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। जब ऑप्शन में सभी चारों ऑप्शन जुलाई के दिए होंगे, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, तो इसलिए आप लोग याद रखें 14 जुलाई भी। बात कर लेते हैं निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है। अभी हमने जो है इम्पोर्टेंट शब्दावली में बताया था निरंकुशवाद के बारे में। तो निरंकुशवाद क्या है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है वो निरंकुशवाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है उदारवाद से तात्पर्य है। तो उदारवाद से क्या तात्पर्य है? तो जो व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता दिखलाए वही उदारवाद कहलाता है। उदारवाद क्या है? व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? अब क्या नहीं, नेपोलियन संहिता जो बनाई थी 1804 में उसमें क्या नहीं था? तो जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार या सामंती व्यवस्था का अंत, संपत्ति का अधिकार, कानून के समक्ष समानता। तो देखिए इसमें जन्म से जो प्राप्त विशेष अधिकार थे ये नहीं शामिल था। सामंती व्यवस्था का अंत था, संपत्ति का अधिकार ये भी था, कानून के समक्ष समानता ये सब थे, लेकिन जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार नहीं शामिल थे। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय शासन कौन कर रहा था, यानी कि शासक कौन था? तो ये भी हमने बताया था लुई 16वां जो है शासन कर रहा था। लुई 16वां कब गद्दी पे बैठा था? तो 1774 ईस्वी में लुई 16वां गद्दी पर बैठा था। लुई 16वें की पत्नी का क्या नाम था? तो मैरी एंटोइनेट लुई 16वें की पत्नी का नाम था। क्लियर? तो ये क्वेश्चन छठा वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है इसी के पीरियड में जो है फ्रांस में क्रांति हुई थी। तो कौन सा शासक था उसमें? तो लुई 16वां शासक था। 7 नंबर क्वेश्चन है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राजक्रांति के फलस्वरूप। तो इसकी क्रांति के फलस्वरूप क्या होता है? गणतंत्र की स्थापना हो जाती है फ्रांस में, यानी कि रिपब्लिकन कंट्री बन जाता है। जर्मन संस्कृत में ओक्सजिस्ट का आशय क्या था? अब ओक्सजिस्ट क्या है? तो ओक्सजिस्ट का मतलब होता है राष्ट्र, नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आरंभ हुआ। तो कब संघर्ष आरंभ हुआ था? तो 1821 ईस्वी में। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। वियना संधि के परिणाम स्वरूप फ्रांस में जो राजवंश फिर से सत्ता में आया हुआ था, तो वह किसका था? तो बोर्बो वंश का जो है राजवंश सत्ता में आया था। वियना शांति संधि हुई कब थी? तो वियना संधि 1815 में हुई थी। कब हुई थी? 1815 में वियना संधि हुई थी। किस चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी? तो फ्रैंकफर्ट संसद की जो सभा थी वो आयोजित की गई थी सेंट पॉल चर्च में। ठीक है। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन की मृत्यु कब हुई थी? तो अंग्रेज कवि जो लॉर्ड बायरन थे उनकी मृत्यु 1824 ईस्वी में हुई थी। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा यंग इटली किसने बनवाया था? तो यंग इटली जो था उसको जियोसिपे मैथनी ने बनवाया था। अभी हमने बताया था महत्वपूर्ण शब्दावलियों में। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसका कथन है? तो ये कथन जो है मैटरनिक का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आया है। जियोसेपे मैथनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जियोसेपे मैथनी का जन्म जो है जिनेवा में हुआ था। जाल वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना हुई। तो जाल वेराइन नामक शुल्क संघ की जो स्थापना हुई थी वो 1834 में हुई थी। जर्मनी के एकीकरण में किस व्यक्ति का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा था? तो मैथनी का है, या ऑटोवन बिस्मार्क का है, या मैटरनिक का है, या लुई पार्ट्स का है? तो इसमें जो सही ऑप्शन है भैया वो है ऑटोवन बिस्मार्क। ऑटोवन बिस्मार्क जो है इसका इम्पोर्टेंट रोल था। इटली के एकीकरण में योगदान था। इटली के एकीकरण में जो है काबूर का भी था, मैथनी का था, गैरीवाल्डी का था, इनके इन सभी का था, तीनों का था।
इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इटली का नेतृत्व ज्यूसेप्पे मैत्सिनी के नेतृत्व जो है गठन में किया गया था। जर्मेनिया रूपक क्या है? तो जर्मेनिया रूपक जो है फ्रांसीसी गणराज्य की है। नेक्स्ट है टूटी हुई बेड़ियां जो जंजीर हैं वो किसका प्रतीक थी? तो टूटी हुई जो बेड़ियां थी वो स्वतंत्रता की प्रतीक थी। किसका प्रतीक थी? स्वतंत्रता की। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? तो 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ है, तो राष्ट्रवाद का सबसे पहले कहां से प्रारंभ हुआ था? तो जो है फ्रांस से हुआ था। कहां से? फ्रांस में सबसे पहले क्रांति हुई थी। यहीं से 3 शब्द निकल के आते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फिर है 26 नंबर क्वेश्चन, पुनर्जागरण का अभ्युदय किस देश से हुआ? तो पुनर्जागरण का अभ्युदय सबसे पहले इटली से हुआ। ब्रिटेन के झंडे को क्या कहा जाता है? ब्रिटेन के झंडे को यूनियन जैक कहा जाता है। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो इटली का एकीकरण 1870 ईस्वी में पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो इटली का एकीकृत जो सम्राट था वो इमैनुअल द्वितीय को घोषित किया गया था। किसको घोषित किया गया था? इमैनुअल द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यूसेप्पे मैत्सिनी का संबंध किस देश से था? तो ज्यूसेप्पे मैत्सिनी का भी संबंध इटली से था, क्योंकि इसने भी इटली का एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेपोलियन की पराजय कब हुई? तो अभी हमने बताया था वियना संधि जो हुई थी 1815 में, यहीं पे नेपोलियन की पराजय होती है, नेपोलियन को बंदी बना लिया जाता है। ज्यूसेप्पे मैत्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन क्या था? तो इसके जो द्वारा संगठन स्थापित किया गया था उसका नाम था यंग इटली। ऑटोवन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? तो जो 34 नंबर है इसका सही आंसर है विलियम प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो फ्रांस जो है असीमित राजतंत्र था। इसमें शासन किसका चलता था? राजा का चलता था, मोनार्की था फ्रांस में। 1848 में जो है बाद में फ्रांस गणतंत्र बन जाता है। ठीक है, 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है, उसके बाद जो है रिपब्लिक होता है, लेकिन फिर से जो है नेपोलियन बोनापार्ट आ जाता है, फिर से जो है राजतंत्र आ जाता है। उसके बाद जो है 1848 में फ्रांस गणतंत्र हो जाता है। तो ये आज की क्लास में हमने आप लोगों को कक्षा 10 के जो है क्वेश्चन पहले चैप्टर के जो है कराए। वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के अगला वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। और वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स को भेज दीजिए, अपने सभी सहपाठियों को भेज दीजिए, ताकि जो है आपके सभी दोस्त हमारे चैनल को आसानी से विजिट कर सकें और यहाँ से जो है अपनी तैयारी कर सकें। धन्यवाद।